अपने नोट्स पर आ जाइए। आप सारे बच्चे अपने अपने नोट्स पर आ जाइए। आपको अपने अपने नोट्स की जरूरत पड़ेगी। मैं भी नोट्स लेकर आ गई हूं और मैंने नोट्स अपने पास में रख लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये आपको नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही आपके, लेकिन ये क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हैं तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है किसी को नहीं आए हो आज तक, आपको आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी अगर कोई चीज दे रही है तो इंपॉर्टेंट ही दे रही होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एंड राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स ऑफ 10 इंटरेस्टिंग स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स। आप जो है कोई भी 10 कम मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स के नाम लिखिए और उनका स्ट्रक्चर नोट डाउन कर दिए। फाइंड एंड राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर हमें लिखना नहीं है, बात बहुत ऑलरेडी जो है हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं। अगर आपको लगे कि हाँ हमें लिखना है तो जो आपके नोट्स में ना कोई भी 10 सिलेक्ट कर लेना। 10 तो पूछेंगे नहीं, 1 या 2 पूछेंगे। तो आप कोई भी मोनोसेक्राइड मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, मॉल्टोज का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर अगर पता नहीं है तो मैं आपको भी पढ़ाने जा रही हूँ फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर। फैट्स जो होते हैं वो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि वो वेसिकल्स की फॉर्म में, मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसलिए वो ऊपर ही रह जाते हैं, या पढ़ चुके हो। तो आपको कोई भी 10 मॉलिक्यूल्स के नाम देने हैं और उनका स्ट्रक्चर आपको बताना है। स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं है, नाम याद रख लीजिए, मोर देन इनफ। ठीक है, उसके बाद में है उन प्रोटीन्स के नाम बताइए जिनको थेरेपी के लिए यूज किया जाता है। थेरेपी माने कुछ बीमारियों का इलाज करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोटीन्स के नाम बता दीजिए। थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन जो है वो ब्लड को क्लॉट करवाने में यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इसका उल्टा होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज इसका उल्टा होता है। अगर आपके ब्लड वेसल्स के अंदर कोई क्लॉट जमा हो जाए, अगर आपके ब्लड वेसल्स के अंदर कोई क्लॉट जमा हो जाए, जम जाए, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज होते हैं। फाइब्रिनोजिन नाम की प्रोटीन वो ब्लड को क्लॉट करवाते हैं, तो ये भी ब्लड को क्लॉट करवा रहा है, ये भी ब्लड को क्लॉट करवा रहा है, और ये ब्लड को डिसॉल्व करवाने में यूज होता है। रेनिन रेनिन नाम का जो एंजाइम है, ये प्रोटीन है, रेनिन नाम का एंजाइम या प्रोटीन मिल्क डाइजेस्ट करने में यूज होता है। छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा जो मदर का मिल्क पी रहा है लेकिन उसको वॉमिट हो रही है बार बार, वो मदर का मिल्क भी डाइजेस्ट नहीं कर रहा, तो डॉक्टर्स उसको रेनिन प्रोवाइड करवा देते हैं। इंसुलिन, यू ऑल नो वेरी वेल, इंसुलिन जो है डायबिटीज के पेशेंट्स यूज करते हैं क्योंकि इंसुलिन उनकी बॉडी में बन नहीं रही है। ठीक है, ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉक्टर्स आपको देते हैं। ऑक्सीटोसिन नाम का जो एंजाइम है, ये भी प्रोटीन का बना हुआ है ना। ऑक्सीटोसिन नाम का जो प्रोटीन है, जो एंजाइम है, एक्चुअली नॉट एंजाइम, इट्स हार्मोन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, और ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये डिलीवरी के टाइम पर दिया जाता है। जब एक मदर बेबी को बर्थ देती है उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन, अगर उसको लेबर पेन नहीं हो रहा है तो उसको ऑक्सीटोसिन का एंजाइम दे दिया जाता है, जिससे कि उसका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाए और बेबी की डिलीवरी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हुए थे पीछे, ये मैं आपको करवा रही हूँ अब। ये क्वेश्चन नंबर 3 इज, कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या होता है जब मिल्क को कन्वर्ट करवाया जाता है इनटू कर्ड या योगर्ट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है भाई, ये बता रहे हैं दही कैसे जमता है, बताइए आप। तो देखिए, मिल्क इज इनोक्यूलेटेड। इनोक्यूलेटेड मतलब मिल्क में हम थोड़ा सा इनोक्यूलम ऐड करते हैं। इनोक्यूलम मतलब स्टार्टर ऐड करते हैं। स्टार्टर मतलब थोड़ा सा दही ऐड करते हैं। हमने मिल्क को थोड़ा सा हल्का सा गर्म किया। जो जो मिल्क हल्का सा गर्म होता है उसको हम कहते हैं ल्यूकवार्म मिल्क। क्या बोलते हैं? ल्यूकवार्म मिल्क। इसको बोलते हैं हल्का सा गर्म कर देना, गुनगुना सा गर्म करना उसको। और इस मिल्क के अंदर इनोक्यूलम ऐड किया जाता है। इनोक्यूलम मतलब थोड़ा सा स्टार्टर, थोड़ा सा दही ऐड किया जाता है। सो मिल्क को इनोक्यूलेट किया जाता है विद द कर्डलिंग बैक्टीरिया। वो जो आप थोड़ा सा दही डाल रहे हो ना, जिसको आप जामन बोलते हो, जो थोड़ा सा आपने दही डाला उसके अंदर क्या है? कर्ड बनाने वाले बैक्टीरिया हैं। उस थोड़े से दही में लाखों बैक्टीरिया हैं दही जमाने वाले, उनको हम कहते हैं कर्डलिंग बैक्टीरिया। तो मिल्क को हम इनोक्यूलेट करते हैं विद द कर्डलिंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है दही जमाने वाले बैक्टीरिया के? बहुत बहुत अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं।
स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, स्ट्रेप्टोकोकस क्रिमोरिस। आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा? आपने छोटी क्लासेस में यही तो पढ़ा है, लैक्टोबैसिलस। आपने दही जमाने वाले बैक्टीरिया ये तो पढ़ा है ना, लैक्टोबैसिलस। अब आप इनको और डिटेल में पढ़ लीजिए, कौन कौन से होते हैं लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टाई, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, स्ट्रेप्टोकोकस क्रिमोरिस, ठीक है। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा जो दही बाहर से डाला उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एंजाइम। अब ये जो बैक्टीरिया अंदर गया, ये बैक्टीरिया दूध के साथ में मिक्स हो गया, और ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है अपने अंदर से, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये मिल्क के अंदर जो शुगर होती है लैक्टोज, उस लैक्टोज शुगर को वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया ने कुछ एसिड्स प्रोड्यूस, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस किए, उन एंजाइम्स ने मिल्क की जो शुगर होती है लैक्टोज शुगर, उसको एक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। और जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक देखो एसिड है वो, लैक्टिक एसिड ने क्या किया, बोला ओहो एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, तो एसिड क्या करता है, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम है कैसीन प्रोटीन। क्या नाम है, कैसीन प्रोटीन। तो ये जो लैक्टिक एसिड है वो मिल्क के कैसीन प्रोटीन को डीनेचर्ड कर देता है, उसका नेचर बिगाड़ देता है। और जब उसका नेचर बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, जो प्रोटीन अभी तक मिल्क में डिसॉल्व था वो मिल्क में से डिसॉल्व नहीं रहेगा और वो ऊपर आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अभी तक मिल्क का जो प्रोटीन था कैसीन प्रोटीन, जो अभी तक राउंड प्रोटीन था, ऐसे गोल 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 प्रोटीन था और वो मिल्क में डिसॉल्व था, आपको दिख नहीं रहा था, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन अब कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रस प्रोटीन, धागे 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 जैसे प्रोटीन्स में, एंड ये फॉर्म कर लेगा एक रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम मतलब मिल्क के अंदर एक जाल जैसा, रेटिक्यूलम मतलब एक जाल जैसा मिल्क के अंदर बन जाएगा। और इस जाल के अंदर जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं ना आपको, इस जाल के अंदर छोटे छोटे जो छेद दिख रहे हैं, इन छेदों के अंदर मिल्क का फैट इकट्ठा हो जाएगा, या मिल्क के और दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। बस इसी चीज को हम बोल देते हैं कर्ड या योगर्ट, यानी जो मिल्क अभी लिक्विड फॉर्म में था अब वो सेमी लिक्विड हो गया। तो फिर से देखें एक बार, जो मिल्क था उसको हल्का सा गर्म किया गया, उसके अंदर कर्डलिंग बैक्टीरिया डाले, कर्डलिंग बैक्टीरिया ने एंजाइम्स बनाए, इन एंजाइम्स ने मिल्क की जो शुगर थी लैक्टोज उसको एसिड में कन्वर्ट किया, इस एसिड ने प्रोटीन कैसिन जो अभी तक ग्लोब्यूलर था, राउंड 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 प्रोटीन था, उसको फाइब्रस प्रोटीन में चेंज कर दिया, और उस फाइब्रस प्रोटीन का जो धागे हैं उन्होंने एक जाल जैसा बना लिया, और उस जाल के बीच में जो स्पेस थी उसमें मिल्क फैट्स वगैरह आकर के इकट्ठा हो गए और आपका कर्ड तैयार हो गया। तो ये था कि कैसे कर्ड बनता है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताया है। क्लास 12th में एक चैप्टर है बेटा आपके लिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एक चैप्टर है आपके लिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वहां पर स्टेप बाय स्टेप, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होते हैं, हमारे फायदे के लिए यूज होते हैं, तो उस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि दही जमाने वाले बैक्टीरिया हमें कैसे फायदा पहुंचाते हैं, वो कैसे दही जमवाते हैं। उसी का शॉर्ट फॉर्म आपने यहाँ पर पढ़ा, अभी। उसके बाद आ जाइए आपके नोट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। आप सब अपने नोट्स अपने सामने रखिएगा, आप सब बच्चे अपने अपने नोट्स अपने सामने रखिएगा। ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बनते हैं देखिए, पहले मैं आपको, ये मेरे उसमें तिरछा है, ठीक है, ये एक्चुअली में मैं तो भूल ही गई थी कि ये भी पढ़ाना है आपको। मैंने फटाफट, जब तक आपका ये गैप हुआ ना उस बीच में मैंने फटाफट ये नोट्स तैयार किए जल्दी से, ठीक है। ये सारे बच्चे अपने अपने मोबाइल में इसको, या तो अपने मोबाइल्स को आप तिरछा कर लीजिए,
या अपने नोट्स अपने सामने रख लीजिए और देखिए कि राधा मैम क्या पढ़ा रही है। देखिए ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बनते हैं, ये है ये है ग्लिसरॉल, ये है ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, दिस इज ग्लिसरॉल। ठीक है, इसके साथ में अब मुझे ट्राइग्लिसराइड बनाना है ना, ट्राई मीन्स 3, मैंने इसके साथ में 3 फैटी एसिड्स जोड़ दिए। ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए 3 फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड बनाना होता तो 2 और मोनोग्लिसराइड बनाना होता तो केवल एक ही फैटी एसिड जुड़ता। तो क्योंकि मुझे यहाँ ट्राइग्लिसराइड बनाने थे, मैंने यहाँ पर 3 फैटी एसिड जोड़ दिए और उस फैटी एसिड का नाम है स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C17H35COOH। ये मैंने 3 फैटी एसिड्स यहाँ जोड़े। जैसे मैंने ये 3 फैटी एसिड जोड़े, आप देखिए आपको क्या दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया कि पहला वाला जो, देखिए इस रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, इसके बीच में। देखिए फिर से रिएक्शन देखिए कैसे हो रहा है, ये 3 है ना, C17H35COH, ठीक है, इसका COOH, इसका COOH, देखिए इसका ये जो इसका CH2, इसमें से यहां COH लेंगे, इसका OH लेंगे। तो हमने एक फैटी एसिड का COH लिया और वो जाकर जुड़ा इसके OH, मतलब उसने जाकर रिएक्ट किया इसके साथ में। दूसरा जो फैटी एसिड था उसका भी COH ग्रुप जाकर जुड़ेगा इसके OH के साथ, और जो तीसरा फैटी एसिड है उसका भी COH जाकर जुड़ेगा उसके OH के साथ। तो देखिए रिएक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, फाइनली रिएक्शन हो रहा है इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, COH ये और ये। तो देखिए आपको मिला क्या, आपको मिला पहला मॉलिक्यूल जो था C17H35 वो अपनी जगह पर है, उसका जो COO मतलब CO है ना, ये CO ये रहा, और इसका OH2, इसका जो OH था वो निकल गया, और इधर से क्या निकला, इधर से H निकला। तो अल्टीमेटली यहां से क्या हुआ, यहां से OH और यहां से H, क्या निकल गया भाई, पानी निकल गया, वाटर। तो ये OH गायब, सॉरी ये छोटा सा मुझे बनाना पड़ेगा, ये OH यहां से गायब, ये H यहां से गायब, और ये जो एक स्टीरिक एसिड था वो जाकर इसके साथ में जुड़ गया, सिंपल। ठीक है, अब फिर दूसरा फैटी एसिड आया, दूसरा फैटी एसिड उसके साथ भी यही हुआ, इसका C17H35, उसका COO ये रहा, और वो बीच वाले के साथ जाकर जुड़ा, तो इसका OH, अरे नहीं नहीं नहीं, चारू अग्रवाल, चारू आपको ये स्क्रीन यूज नहीं करना है बेटा, ठीक है। अब देखिए, तो ये वाला जो था सेकेंड नंबर, ये इसके CH के साथ जाकर के जुड़ा, और ये तीसरा वाला ये यहां पर जुड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 3 फैटी एसिड्स को एक ही ग्लिसरॉल के साथ जोड़ दिया। बॉन्डिंग कहां हो रही है, बॉन्डिंग ये हो रही है, ये सब फ्री है, ये सब फ्री है, ये सब फ्री है एक दूसरे से, यहां बॉन्डिंग नहीं हुई, बॉन्डिंग यहां हुई, और ये तैयार हो गया आपका ट्राइग्लिसराइड, ये तैयार हो गया आपका ट्राइग्लिसराइड। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, वेट, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। आप समझाइए कि ट्राइग्लिसराइड कैसे बनते हैं। तो हमने इनको समझाया कि ट्राइग्लिसराइड कैसे बनते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखिए फिर से देखिए ट्राइग्लिसराइड कैसे बनते हैं। हमने देखा कि लिपिड्स और फैट्स, हमें ये पता ही है, हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जो लिपिड्स होते हैं या जो फैट्स होते हैं वो कुछ नहीं है, वो फैटी एसिड्स जो हैं उसी के एस्टर्स हैं, ठीक है। लिपिड्स और फैट्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। ये डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो। यानी बॉन्ड बनता है, हर्ष गोयल डोंट टच द स्क्रीन बेटा, है ना, हर्ष गोयल, यस। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, बड़ा गंदा लगता है अगर आप लोगों का नाम लिया जाता है उस रिकॉर्डिंग के बीच में, तो ठीक है, सो डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। मैं आज अभी थोड़ा सा वो
सेटिंग चेंज करना भूल गई जरा, मेरा दिमाग ये था कि मैं जल्दी जल्दी खत्म करवा दूं, सो प्लीज डोंट टच द स्क्रीन फॉर सम टाइम, है ना। यस, तो देखिए लिपिड्स या फैट्स क्या होते हैं, वो एस्टर्स माने जाते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के, यानी बॉन्डिंग होती है किस किस के बीच में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के बीच में। हो क्या रहा है यहाँ पर, जो 3 मॉलिक्यूल हैं फैटी एसिड्स के, वो रिएक्ट कर रहे हैं विद ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का जो हर एक पार्ट है, ये देखिए 1 2 3, हर एक पार्ट के साथ में जो है ग्लिसरॉल के वो रिएक्ट कर रहे हैं और वो फॉर्म कर रहे हैं ट्राइग्लिसराइड। अगर 2 फैटी एसिड जुड़ते एक ग्लिसरॉल के साथ तो डाइग्लिसराइड बनता, और एक ही जुड़ता तो मोनोग्लिसराइड बनता। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एक ट्राइग्लिसराइड बनाना कैसे पॉसिबल हुआ। ट्राइग्लिसराइड के लिए हमने देखा कि बॉन्डिंग होती है 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल के बीच में, और जो बॉन्डिंग होती है वो यहाँ पर होती है COH एंड, बॉन्डिंग किसके बीच में हुई, COH एंड इनके OH और OH के बीच में वाटर रिमूव हो गया और इनके बीच में यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ये बनाने की एक बार प्रैक्टिस करनी है। इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। आप तो केमिस्ट्री इतनी टफ टफ पढ़ते होगे, ये तो सिंपल बायो में थोड़ी सी केमिस्ट्री है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अगर 3 मॉलिक्यूल्स हैं फैटी एसिड के, वो रिएक्ट कर रहे हैं तो ट्राइग्लिसराइड, अगर दो फैटी एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो डाई, और अगर एक ही कर रहा है तो, अगर एक ही कर रहा है तो फिर एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड का एक ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मोनोग्लिसराइड। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया एंड फोर्थ हो गया। उसके बाद फिफ्थ, ये नंबरिंग भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, देख मैं सही करती जा रही हूँ साथ साथ। फिफ्थ पॉइंट, व्हाट आर गम्स। गम किसको, गोंद, जो आपको पेड़ों से गोंद मिलती है ना, ये उसकी बात हो रही है। गम और फेविकॉल में क्या डिफरेंस है। तो जो गम जो होती है, जो पेड़ों से हमें मिलती है, वो वाटर सॉल्यूबल है। वाटर सॉल्यूबल मतलब आप गोंद लो और पानी में घोलो। आप एक काम कर सकते हो, एक नीले रंग की गोंद की बोतल आती है, उसको लो, पानी में घोलो, वो पानी में घुल जाएगी। वो स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, और अगर आप उसको जमा दो, मतलब एक जगह छोड़ दो उसको, और 4-5 घंटे के बाद जाकर देखो तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। और ये एक हेट्रोपॉलीमर है जो कैसे फॉर्म होता है, फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द प्लांट सेल्स। मतलब ये तो आपको पता है ना कि प्लांट्स की बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनता है, और प्लांट की बॉडी में एक वेस्ट मटेरियल जो बन रहा है उसको हम गम बोलते हैं, गोंद बोलते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स इतने शातिर हैं कि हमने प्लांट के जो वेस्ट थे उनको भी अपने काम में लेना सीख लिया। ठीक है, और ये जो गोंद है ये प्लांट के उस पार्ट में से निकलती है जिस हिस्से में पैक्टिन होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ प्लांट सेल्स, स्पेशली देयर पैक्टिन कंटेनिंग रीजन। पैक्टिन यानी सेल वॉल वगैरह जब टूटती है तो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, दैट इज गम, गोंद। और ये नेचुरल चीज है, गोंद इज अ नेचुरल मटेरियल। जबकि फेविकॉल जो है वो किसी पेड़ पौधे जानवर से नहीं निकलता, उसको तो हम फैक्ट्रीज में सिंथेसाइज करते हैं। सो इट इज अ सिंथेटिक रेजिन। रेजिन्स जो होते हैं, रेजिन मीन्स लिक्विड, एंड जो रेजिन्स होते हैं ये हमेशा पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। अगर आप फेविकॉल लो और फेविकॉल को पानी में घोलो, पूरा पानी सफेद सफेद हो जाएगा, यानी फेविकॉल पानी में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन ना आपको याद भी नहीं करने बेटा, ठीक है, ये आते नहीं है एग्जाम में, आपके स्कूल में भी नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में दिए थे तो हमें ये लिखना था। फाइंड आउट हाउ मच सेल्यूलोज इज मेड बाय द प्लांट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कंपेयर इट विद हाउ मच ऑफ पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मेन। आप देखिए कितना सेल्यूलोज दुनिया में बन रहा है और हम कितना पेपर बना रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए कंजम्पशन कितना हो रहा है प्लांट्स का, आप बताइए प्लांट मटेरियल का कितना कंजम्पशन हो रहा है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। ठीक है, व्हाट इज द लॉस ऑफ वेजिटेशन, मतलब वेजिटेशन का कितना लॉस कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए आंसर ये कह रहा है 50% जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, 50% ऑफ ऑल द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट सेल्यूलोज। मतलब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं। आप क्या करते हो, आप भी खाना खाते हो। आप जो खाना खाते हो उससे आपकी बॉडी बनती है, हाँ, उससे आपकी बॉडी की स्किन बनती है, हेयर बनता है, ब्लड बनता है, मसल्स बनती हैं, और इसी खाने से एनर्जी भी बनती है।
सेम प्लांट्स के साथ है, प्लांट्स भी खाना बना रहे हैं और जो खाना प्लांट्स बनाते हैं उस खाने को खाते भी हैं, और जो प्लांट्स खाना खाते हैं उसका 50% जो है, जो भी फोटोसिंथेसिस का उसको प्रोडक्ट मिला, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या मिला? ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है। प्लांट्स ने ग्लूकोज बनाया, प्लांट्स भी तो जिंदा हैं, प्लांट्स को भी खाना चाहिए, तो प्लांट्स बेचारों ने जितना 50% जितना भी खाना बनाया, जितना भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनाया, उसका 50% जो है वो अपनी सेल वॉल, अपनी अपनी बॉडी बनाने में, सेल्यूलोज बनाने में वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी सबसे वो, देखो प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत? बिकॉज प्लांट्स दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, उनको एनर्जी चाहिए। तो प्लांट्स अपना ज्यादा खाना पीना अपनी एनर्जी में खर्च नहीं करता, प्लांट्स अपना खाना पीना किस में खर्च करता है? अपनी बॉडी बनाने में। तो प्लांट की बॉडी में जो सेल्यूलोज है ना एक्चुअली में, तो वो कैसे बनाए? प्लांट ने अपना जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, जो ग्लूकोज है, उसको यूज कर लिया अपनी सेल वॉल बनाने में, सेल्यूलोज बनाने में। बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में, पूरी दुनिया में जहां जहां लाइफ है, लगभग 170 बिलियन टन्स ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक मैटर। बायोस्फीयर प्रोड्यूसेस about 170 billion tons of dry organic matter per year, and out of it only 50 billion tons are produced by terrestrial plants। यानी इस पूरी दुनिया में लगभग हर साल जो हरे भरे प्लांट्स होते हैं वो सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तो जो प्लांट्स सूख गए, गिर गए, मर गए, उनका अगर वेट देखा जाए तो वो लगभग 170 बिलियन टन है, ठीक है। और इनमें से, इन मरे हुए प्लांट्स में से केवल 50%, केवल 50 बिलियन टन वो हैं प्लांट्स जो जमीन पर पाए जाते हैं, यानी बाकी कहाँ है? बाकी पानी में है, समुद्र के अंदर है। तो आप अपने दिमाग में ये चीज बिल्कुल फिक्स रखिए, जितने लोग जमीन पर रहते हैं उससे कई ज्यादा गुना लोग पानी में रहते हैं। हमें अभी समुद्र की लाइफ तो पता ही नहीं है, हमें अभी समुद्र की लाइफ तो पता ही नहीं है। आपको जितने जानवर और जितने प्लांट जमीन पर दिखाई दे रहे हैं उसका कई गुना जो है वो समुद्र के अंदर है। तो जमीन पर जितने भी प्लांट्स हैं वो ड्राई, ड्राई का मतलब है जो प्लांट सूख गए, मर गए, ठीक है, सूख गए, मर गए। अब ये मत बोलना कि मैम जो प्लांट्स पानी में वो तो सूखते ही नहीं है। अरे सूखने का मतलब है वो मर चुके हैं, वो ड्राई हो चुके हैं, मतलब उनमें लाइफ नहीं है। तो पूरे बायोस्फीयर में 170 बिलियन टन्स ड्राई ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है मरे हुए प्लांट्स में से, जिसमें से 50 बिलियन केवल और केवल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का है। सेल्यूलोज अवेलेबल, पूरी दुनिया में सेल्यूलोज कितना अवेलेबल है? 85 बिलियन टन, और उसमें से केवल 25 बिलियन टन जमीन के ऊपर का है। यानी 85 किसका बताया उन्होंने? पूरी दुनिया का। और 25 किसका बताया? केवल जमीन का, ठीक है। पेपर मेकिंग, इतने सेल्यूलोज में से पेपर मेकिंग में कंज्यूम होता है 0.5 बिलियन टन ऑफ वुड। और पेपर भी जो हम बनाते हैं 80% पेपर जिम्नोस्पर्म्स में से बनता है, 80% पेपर हम जिम्नोस्पर्म्स में से बनता है। जलाने के लिए जो लकड़ी वकड़ी लेते हैं वो केवल 2 बिलियन टन यूज करते हैं साल भर में, ठीक है। और बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर हमारे जानवर ग्रेज करके, चरा चुरू के खा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना प्लीज इसमें अपना दिमाग भी मत खराब करना और ना ही अपना टाइम वेस्ट करना, ठीक है। कुछ नहीं आने वाले, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना क्यों नहीं आते, क्योंकि ये डेटा चेंज होते रहते हैं, ये डेटा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये सारे डेटा जो है चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनको याद करने की भी जरूरत नहीं, बट एज इट वाज गिवन इन योर एनसीईआरटी सो आई हैड टू टीच यू दिस, ठीक है। देन नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। आप जरा डिफरेंस बता दीजिए एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ये सिंपल है, अब जितने भी एंजाइम्स हैं भाई वो प्रोटीन्स हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, जैसे मैं आपसे अगर ये बोलूं कि ये रिएक्शन कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस के बिना नहीं होगी, तो कैल्शियम आयंस किसका काम कर रहे हैं यहाँ पर? कैल्शियम आयंस कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, कैल्शियम आयंस कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं।
तो ये क्या हो गए, ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हो गए। एंजाइम्स ऑर्गेनिक हैं और कैल्शियम आयंस, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस ये इनऑर्गेनिक है। जैसे आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर सकती सही ढंग से अगर उनको कैल्शियम आयंस ना मिले तो आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए कैल्शियम आयंस आर दी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एंजाइम्स और कैटलिस्ट में डिफरेंस बता दो। तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं और इनका बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का फर्स्ट पॉइंट दिया है कि ये सिंपल होते हैं और छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए क्या दिया है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं, हर एक एंजाइम का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, जबकि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, कैल्शियम जरूरी नहीं है कि आपकी मसल्स में ही यूज होगा, कैल्शियम और भी बहुत जगह यूज हो सकता है। तो जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो कैटलाइज कर सकते हैं नंबर ऑफ रिएक्शंस एंड दे आर नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी रिएक्शन, वो स्पेसिफिक नहीं होते। ठीक है, अब देखो इसका थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, लेट्स सी। इसका थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि एंजाइम्स का जो एक्शन है इट कैन बी रेगुलेटेड बाय, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, दैट इज देयर एक्टिविटी कैन बी चेंज्ड। मतलब एंजाइम के एक्शन को बहुत सारी चीजें कंट्रोल करती हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, पीएच कंट्रोल करता है, लेकिन यहां पर उन्होंने टेम्परेचर और पीएच की बात नहीं की, उन्होंने बोला है मॉलिक्यूल्स। तो ये पता है किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इनहिबिटर्स की, इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं। इनहिबिटर्स आ जाएंगे तो इनकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। और इसका फोर्थ पॉइंट क्या दिया है कि दे आर वेरी लेस अफेक्टिव, मतलब दे आर वेरी लेस क्या, नॉट एट ऑल, इनके ऊपर वैसे कुछ असर होता ही नहीं है बाय द चेंज इन द टेम्परेचर, पीएच या बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, ये अनअफेक्टेड रहते हैं, ये अनअफेक्टेड रहते हैं। चलिए तो वो है एक्स्ट्रा। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो अब ये एक्चुअली में क्या है, ये वो है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये वो है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, दिस इज ऑल एक्स्ट्रा, ये है वो है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओके, आई होप मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया है कल ना, इसमें जिंक आयन, आई थिंक ये सीपीए भी मैं कल आपको पढ़ा चुकी हूँ, सीपीए कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, ये पढ़ा चुकी हूँ, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जिंक आयन। ओके, सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन आंसर राउंड, आई एम कमिंग टू क्वेश्चन आंसर राउंड। Wait.